और जब मैं नीचे देख रहा था मैंने बोला भाई अब मैं नहीं वापस नहीं जा पाऊंगा। हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही धड़क रही थी, टक 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 टक। और मैं कहा भाई क्या हो गया, मैं अपने आप को क्या हो गया। बिल्कुल स्टीप 400 मीटर, और वो 400 मीटर ऐसा है कि अगर आप देखते हैं जैसे आप अभी मिरर देख रहे हो, आप शीशा देख रहे हो, जब आप शीशा तोड़ते हो उससे साउंड आती है, और जैसे हम क्रैम्पॉन मार रहे थे उसमें वो साउंड सुनाई दे रहा। उस समय मेरे काफ़ी स्किन कट चुके थे, ब्लड जैसे निकल गई। अच्छे से अच्छे क्लाइंबर को नहीं छोड़ा एवरेस्ट ने, हम तो क्या चीज़ है। और माउंटेन आपको फ्लैट दिखेगी, उसकी शार्प, यानी अगर आप समिट इधर से करो आपको टॉप में तो बड़े मुश्किल से आप स्टैंड हो गए, साइड में लटकना पड़ता है आपको। 4:13-14 पे मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन से सनराइज होते हुए देखा। बहुत खूबसूरत। पहुंच गए आप। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है एपिसोड 18। एपिसोड 18 में हमें ज्वाइन किया है सांगला वैली के शेर अमित नेगी ने, जिन्होंने एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा जैसी खतरनाक चोटियों पर विजय हासिल की है। सांगला वैली की गलियों से निकलकर विश्व की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंचने का उनका ये सफर अपने आप में एक मिसाल है। इस पॉडकास्ट एपिसोड में अमित ने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमित भाई, जुले जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत टाइम से आपसे इच्छा थी आपसे मिलने की, आपसे बातें करने की, और आज फाइनली आप आए हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमित भाई, हमें बताइए ना कि आपकी स्टोरी क्या है। किन्नौर के छोटे से गांव बटसेरी, सांगला वैली का निवासी हूँ मैं, और वहीं से ही मैं पूरे माउंटेन्स मेरे चारों तरफ होते थे। और उस समय तो मैं माउंटेन से इतना लगाव तो नहीं था, लेकिन रोज़ देखना पड़ता था क्योंकि दरवाज़ा खोलो तो माउंटेन्स। और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, बहुत, क्योंकि मेरे फादर साहब खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके थे, और जो मदर थे, जो मेरी मम्मी थे, वो खो खो की अच्छी प्लेयर होते थे। अच्छा जी। और डैड भी चाहते थे कि रनिंग भी अच्छी थी मेरी, और मुझे बोलते थे चल एक ही उसमें फोकस कर, अभी एथलीट बनना है, फिटनेस अच्छी है। सुबह उठाते थे, जिस तरह से मॉम लगभग 6 बजे उठ के गाय के लिए जाते थे दूध दोने के लिए, उस टाइम हम सोए होते थे। लेकिन जो डैड हमेशा बोलते थे हाँ उठाया कि नहीं उठाए, गया आज दौड़ने, नहीं गया। तो डैड, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो मेरे पापा जी हैं वो पहले शेफर्ड में करते थे। एंड धीरे धीरे जब आपको बताऊं हिमाचल का जो एप्पल के ऊपर आया, थोड़ा रुख चेंज हो गया, तो डैड घर पे रहने लगे। तो घर में डैड की एक शॉप है, वो शॉप संभालते हैं साथ में, और थोड़े से एप्पल के बागान हैं, और मम्मी हाउस वाइफ है। बाकी मेरे 2 भाई हैं। सबसे बड़ी दीदी है, वो अभी एज ए नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में। Okay. और मेरे बड़े भाई है, उसके बाद वो है बैंक में है, DM है, वो चंडीगढ़ में है। एक दिन पापा ने क्या किया कि 100 मीटर के लिए वो धागा, आपने सुना होगा, जो ढंगे लगते हैं ना, डंगे चिनाई के लिए, वो 3-4 रोल लेके ग्राउंड में आ गए, और पूरा राउंड मतलब वो बना दिया कि हाँ अब आज इसको तैयारी कराता हूँ मैं। अच्छा जी। पापा कहीं आर्मी के लिए रेडी तो नहीं कर रहे थे आपको? बिल्कुल। हाँ। तो दौड़ाते थे, रोज जाता था। और मैं पहली बार स्कूल टाइम से मैंने एथलीट में मेडल लाया है। ओह वाह। और उसी टाइम ही मैंने वॉलीबॉल भी ज्वाइन किया था स्कूल टाइम में पहली बार। ओह वाह। जी। पढ़ाई में तो बड़ा वीक था, मैं सच बोल रहा हूँ, पढ़ाई में पढ़ता नहीं था। उसमें मैं संस्कृत से मुझे बहुत हेट थी। हाँ? संस्कृत जो रमा लता जब भी खाली, मतलब मैं आपको बताऊं, कोई टीचर नहीं आता था तो उस समय संस्कृत वाले टीचर आ जाते थे, आ जाओ आज तुम्हारी क्लास है, आज तुम्हारी टेस्ट है। और रोज के रोज राम राम और रामा, लता पढ़ता है पठंती। अच्छा। तो मतलब भाई साहब, और जो मारते थे वो, मतलब एक बात तो क्या हुआ कि उन्होंने हमारे जो पैंट है ना वो ऊपर उठाए, और जो मारे उन्होंने, जो मारे। और जब फिर अब शॉप थी, वो जाते समय छुट्टी के बाद फिर डैड से मिलते थे, कुछ सामान लेते थे, तो डैड पूछते थे आज कैसे पढ़ना। हाँ, आज ये पढ़ते कहाँ हैं, ये खेलते हैं ये। और उस समय मुझे इतना याद है कि
हिमालयन मैराथन होती थी सर, हिमालयन मैराथन 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 11,500 फीट, 11,500 फीट से आपको वापस आना है। तो 2-3 बार मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया सर। ओके। और मैं जहाँ से रेस स्टार्ट होती है और मैं उस गांव का बंदा हूँ सर। अच्छा। 2016 की बात है। तो उस समय काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करे पूरे एनर्जी के साथ कि हमने इतना किया, रिकॉर्ड बनाया, और काफ़ी आउट ऑफ कंट्री की थी सर। उस टाइम मुझे जेलिस जैसी हुई, जेलिस होता है ना, मतलब जलन जैसी मेरे इलाके में आके, और आप मतलब जो दिखा रहे हो कि मैं ही हूँ शेर। तो मैंने सर अगले दिन पार्टिसिपेट नाम लिख दिया सर। वाह। मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर भी दौड़ूंगा, 21 किलोमीटर भी दौड़ूंगा, 42 किलोमीटर भी दौड़ूंगा। तो काफ़ी लोग थे, बहुत अच्छे एथलीट। जब मैं था सर उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के थे और केनिया के एथलीट थे बहुत अच्छे, और 2-3 कंट्री के और भी थे सर। वो हमेशा मतलब लद्दाख के जो एक मैराथन होते थे उसके लिए आते थे सर। ओके। पहले दिन ही जब उन्होंने गो बोला 10 किलोमीटर का था, तो हाईएस्ट अभी तक का 10 किलोमीटर का 29 मिनट्स के रिकॉर्ड है सर मेरे। ओह वाह। 21 किलोमीटर भी ऑलमोस्ट मेरे लगभग 2-3 घंटों में मैं कवर कर लिया। क्या बात। उसमें भी अगेन उसमें बहुत अच्छे अच्छे एथलीट थे, मैंने उनको सबको पीछे वापस। एंड 42 में सर क्या हुआ, आप यहाँ शॉक हो जाओगे, मेरे पीछे ड्रोन लगाया गया। हाँ। मेरे पीछे ड्रोन लगाया गया सर कि ये शॉर्टकट तो नहीं लेता। मैं सच में, अब उस टाइम गांव में नए थे कि गांव में, अब आपको पता है कि ड्रोन की आवाज़ जब उस टाइम टेस्टिंग हो रही थी 42 किलोमीटर से पहले सर, गांव वाले ने सोचा कि यार ये मक्खियां कहाँ गए, सारे के सारे डब्बे लेके चले गए कि किधर है मक्खियां, क्योंकि पता ना वो जूम करते, और सबने सोचा कि मक्खियां आए। अब पहाड़ी मक्खियां हो तो शहद के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं डैड भी एक बार परेशान हो गए, सच में कंफ्यूज हो गए वो। डैड ने बोला कि मक्खियां मैं वो चीनी लेके आ रहा हूँ बाहर। मैं सही हो रहा हूँ भाई, यू आर वेरी फनी। तो जब बाद में पता चला जो वो तो ड्रोन था, तो उन्होंने कहा कि ये शूट के लिए अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्री बनानी है 42 किलोमीटर। तो सर 42 किलोमीटर स्टार्ट हुआ सर। लगभग मैं सब लोगों से आगे था सर। जो कैंचियाँ आती थी 2-3 किलोमीटर, मेरे पीछे था ड्रोन सर, जो मेरे पीछे चला और मैं चला, और मैं लगभग 1.5 घंटे सबसे आगे था, 1.5 घंटे। पर एक बात बताओ, 1.5 घंटे तक कौन सी ड्रोन की बैटरी चल रही थी यार? ये तो 20 मिनट में ही ड्रेन कर देती है इसकी बैटरी। नहीं सर, उन्होंने क्या किया कि आधा घंटे की में से 15-15 मिनट की, क्योंकि जहां पर वो 2-2 किलोमीटर के जो गैप थे, ओके, सीधे वहाँ सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ पर 15 मिनट चलाया, उन्होंने देख लिया कि वो जो 100-100 मीटर का कैंचियाँ हैं 2, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यहाँ सही चला गया, और उन्होंने बंदे तक रख दिए। अच्छा। हाँ, अब आए और पिक्चर लेना जरूरी है, आपके सामने से गुजरे और पिक्चर जरूर लेना। अच्छा जी। हमारे वहाँ पर एक बहुत अच्छे हमारे गांव के, उन्होंने रात को काफ़ी पी रखी थी, और जैसे मैं वहाँ से गुजरा वो उठे ही नहीं, वो सोए हुए थे। ओह। तो वहाँ पर शुक्र है कोई और था, उन्होंने देख लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो लड़का गया। तो जैसे बॉर्डर से वहाँ पर छितकुल से आगे बॉर्डर है, नागेस्ती बोलते हैं, तो वहाँ गांव के सारे खुश हो गए कि ये लड़का आ गया। और जैसे वापस, और सबके रिकॉर्ड्स, ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। और उस टाइम बस मैं ये बोल रहा था कि अब आओ तुम, अब आओ तुम। 42 कितने में किया था आपने? ऑलमोस्ट 4 घंटे में। ओ बाप रे। जी। अरे बाप रे। और उसमें मैं पैदल जाता था 10 किलोमीटर सांगला के लिए, पढ़ने के लिए। ओ डेली बीच बीच में कई बार बस में, बाकी मैं जाता था 10 किलोमीटर पैदल। ओ वाह। तो उस टाइम मुझे याद है कि पिताजी बड़ी मुश्किल से पहले 30-40 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और वो 30-40 रुपये भी ऐसे थे। स्कूल में थे और +2 लास्ट साल चला हुआ था मेरा। तो मेरे दोस्त होते, आपको पता है ना दोस्त कैसे होते हैं, तो आज चलो चाउमीन खाने, थुप्पा खाने। पैसे कौन देगा? अमित नेगी। अमित नेगी। किसका बेटा है? लाला जी का बेटा। लाला जी का? तो मतलब क्या, लाला ऐसा बोलते? लाला जी का बेटा। हाँ, तो फिर बोलते थे दोस्त, बस कल मैं खिलाऊंगा, कल होते होते हो गया। और जैसे मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में
मैंने पहली बार एनसीसी ज्वाइन की थी मेरी लाइफ का। एनसीसी चलती गई और साथ में मैंने स्पोर्ट्स में पहली बार नॉर्थ जोन खेला। नॉर्थ जोन में हम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे। 22 साल बाद हम 22 साल बाद हिमाचल में क्वालिफाई किया था। जब वो मैचेस हुए थे, मैं आपको सीरियसली बताऊं, डैड स्पेशल ना आए थे मेरे मैच देखने। क्या बात है, कैसी फीलिंग थी? मैं सीरियसली मतलब मैं डैड को देख रहा था। कई लोगों ने कहा कि नहीं यार, नहीं मैच पे ध्यान, मैच पे। और उस समय मेरा जो परफॉर्मेंस था आउटस्टैंडिंग। आपकी आंखों में आंसू आ गए। मोमेंट याद आ गई? हाँ भाई, अल्टीमेट। सॉरी, टेक इट। पानी से नहीं, अभी नहीं, थोड़ा। तो अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था जब डैड आए थे स्पेशल। वो मैच हुआ था, क्वालिफाई मैच था, वो रामपुर में हुए थे। और पहली बार जब फाइनल मैच था, इधर से बोलते भाई किन्नौर का बंदा, नहीं तो आपको पता कि वॉलीबॉल में इतने लेवल पे रिप्रेजेंट करना, मौका मिलना बेस्ट 6 में अच्छी टीम के साथ। वैसे भी हिमाचल, अपर हिमाचल वॉलीबॉल में बहुत आगे है। जिससे रोडू हो गया, जुब्बल कोटखाई, बहुत अच्छे प्लेयर है, इंडिया खेल चुके हैं। और मैं खुशी थी अंदर से कि मैं उन लोगों के साथ खेल रहा हूँ। और अलग से खुशी ये थी कि यार डैड आया और क्या चाहिए, वो भी स्पेशल इतने दूर से, किन्नौर से। क्या बात है। नॉर्थ जोन था, मेरा नॉनी यूनिवर्सिटी में थी हमारी। तो उस लोगों को पता चला कि 22 साल इतने लंबे टाइम बाद अब हिमाचल की टीम थी। हिमाचल की टीम शुरू में तो पहला मैच निकला, कोई इतना खास चेयरअप नहीं, ठीक ओके। जब हम सेमीफाइनल फाइनल पहुंचे तो मैंने सोचा नहीं था, मतलब इतनी क्राउड, मतलब लोग, क्या बात है, मतलब हिमाचल मतलब तबाही मचाई हुई। क्या बात है। और बहुत अच्छे प्लेयर थे हमारे साथ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, क्या नाम है? लविश, वो अभी पोस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा। जब भी हम प्रैक्टिस करते थे तो रात को मेरे को बोलते थे, हाँ नेकी चल ग्राउंड में, और सिंगल मैच खेलते थे हम। बहुत आउटस्टैंडिंग। नाइस। स्पोर्ट्स में सबके अपने फेवरेट प्लेयर होते हैं। मेरा एक ही है, रोनाल्डो। ओके। उसने एक चीज़ कहा था कि सर कि 35 साल की उम्र में अगर खेल सकता हूँ, या 36 अभी या 37 साल के हो गए वो सर, तो क्यों नहीं खेल सकते। उन्होंने अपनी जो फिजिकली फिटनेस जो बनाई है सर, आउटस्टैंडिंग। तो मैं वहीं से मुझे मोटिवेट मिलता है कि नहीं यार। नाइस। 2011 की बात है कि एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन हो रही है। ओके। और हमें एनसीसी वाले सर ने कहा कि तैयार हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बोला अमित का नाम लिखा जाए, और 2-3 और भी थे। तो उनमें से मेरी सिलेक्शन हो गया शिमला एरिया से। उसके बाद जो ट्रेनिंग हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया से 100 लोगों की, बेस्ट एनसीसी 2011। तो और ये पहली बार था एनसीसी का प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन। ओके। और हमारी ट्रेनिंग हुई दिसंबर जनवरी। अब आप सोचो दिसंबर जनवरी कितनी माइनस होती है। और पहली बार ये ट्रेनिंग हुई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग, उत्तरकाशी में। अच्छा, उत्तरकाशी में। और उस टाइम छोटा जैसा था, मतलब उस टाइम दिमाग में यही था, वो ना ट्रेनिंग तो मेरी ये होती थी, चलो यार क्या है, बैग उठाना है, हल्का सा वॉक होगा। जब वहाँ देखा मैंने, भाई साहब जी 21 तरह के तो नोट सीखना है, फिगर ऑफ 8, बटरफ्लाई नोट। मैंने ये कहाँ से आ गया। इस चीज़ के लिए तो मैं भागता था पढ़ाई से। ये क्या होता है? ये एक आपको नोट्स सीखना बहुत ज़रूरी है। एक है लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी, शॉर्ट रोप, छोटी रस्सी, जो माउंटेन्स में आपको काम आती है क्लाइंबिंग के दौरान। वो आपका एक तरह का बैकअप है। आज की डेट पे जो एडवांस जो है वो नोट्स बने हैं, या कुछ जुमार हो गए, या जिससे इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। वो इसलिए कि कहीं आपको किसी को रेस्क्यू करना है, अपना ही रेस्क्यू करना है, तो वो छोटे छोटे रोप्स वो काम आ जाते हैं। वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स सीखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर कौन सा नोट लगे। ओके जी। और उसमें आपको कहाँ पर आपको वो कितना वेट लेगी, ओके हाँ, वो लगाना भी आना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया, बाद में उसको आपको निकालना भी है। हाँ। और वो इजी भी निकले। वैसे नहीं कि आपने लगा दिया, बोलते ना रस्सी जैसे हम लकड़ी उठाते हैं और दे दड़ा के बांध दिया, वो नहीं, उलझाना नहीं है उसको। ओके। और वो सीखता रहा धीरे धीरे। फिर जिस तरह से हमारी रॉक क्लाइंबिंग हुई, टेकला रॉक क्लाइंबिंग वहाँ पर होता था। रोज़ हमें कैंप साइट से 11 किलोमीटर पैदल ले जाया जाता था, 11 किलोमीटर। और लगभग हमारी जो पीठ में होता था लगभग 18-19 किलो होता था सामान उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे।
और हमारे को वॉक कराया जाता था, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग डाउन, मतलब नीचे किस पहाड़ से कैसे उतरना, कैसे चढ़ना, और बोल्डर्स पे कैसे क्लाइंबिंग करना। तो शुरू में तो बहुत दर्द हो रही थी मुझे फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स और शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि थोड़ी सी गलती हो गई, तो वो ये चल रहा, आपको बताइए एनसीसी का चल रहा है, तो एक सांप आए, बोला सिर नीचे हाथ पीछे चल भाई। तो लगभग 2-3 मिनट के, ज़्यादा नहीं कुछ, मतलब रखा। तो वो थी सज़ा। क्योंकि माउंटेन में अगर आप छोटी सी मिस्टेक करते हो तो आप फ्रेम में दिखोगे। जब आप कहीं स्कूल या कॉलेजों में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके फाइनल एग्ज़ाम है, आपको पता है ठीक है अभी मैं फेल हो गया तो मुझे सेकंड चांस मिलेंगे, लेकिन माउंटेन कभी सेकंड चांस नहीं देते। और जैसे ही हम सीखे उसके बाद हमने वहाँ पर माउंटेन्स थे, डीकेडी, द्रौपदी का डंडा, मछादार और बहुत सारे से, तो उसमें से एक माउंटेन को हम क्लाइंब किया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद हम वापस आए, और वापस आने के बाद वो प्रोसीजर चला आगे में, नहीं उसमें से और छटने थे। मैंने सोचा कि शायद इतना ज़्यादा लोग, उस टाइम समझ नहीं थी कि कितने लोग जाएंगे। उसके बाद हमारी सिलेक्शन और कम हुई, 30-40 लोग, 70 लोग माइनस, तक 30 लोग। या उस टाइम हमारी डीकेडी से हटके हम आ गए अब दियो तिब्बा, जो मनाली एरिया के दियो तिब्बा, 6000 और 20,000 फीट। जब सिलेक्शन वाला लेटर आया, अंदर से खुशी अलग से। तो उस टाइम थोड़ा मैं बोलते ना, मेरे स्पोर्ट से दूर होते जा रहा था मैं। प्लेइंग भी कर रहा हूँ, ग्राउंड में खेल रहा हूँ, कई बार पासिस सही नहीं जाते, मतलब पता कहाँ खो गया, मतलब माउंटेन में खो गया था मैं। और जैसे दियो तिब्बा में हमारी पूरी तैयारी, पूरा सामान, उसके बाद मैंने देखा कि रियलिटी ये है सामान, वो तो कुछ नहीं था, जो वो तो ट्रेनिंग में थी। ये था आपके क्लोथिंग, आपके शूज, आपके सनग्लासेस, मतलब अब वो मतलब ऑटोमेटिक चेंज हो गए, प्रोफेशनल हो गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मेरी लाइफ की सबसे पहली जब मैं पहुंचा 20,000 फीट, 6000 मीटर से जब मैंने देखा, मतलब मैं ये सोचा था कि यार इससे भी सुंदर और क्या चीज़ है। क्या बात है। और जैसे वापस आए एंड सेकंड उसमें, यहाँ मेरा बड़ा शौक हो गया जी, मैं बहुत इमोशनल हो गया। इसके बाद जो टीम जानी थी एनसीसी प्री एवरेस्ट, लास्ट उसमें मेरा नाम नहीं आया। अब आपको बताऊं उस समय ये थी कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर 2 चीज़ें आती है। वो चीज़ें क्या मुझे, या फिर अगर आप मैच हारते या आप कोच के पास जाते या आप जाते फिजियोथेरेपी के पास। तो मैं चाहता था कि मेरे में क्या कमी है, मैं वो देखना चाहता था। अब तो 2012 में एवरेस्ट हो गया, चले गए, तो मैं सोचता रहा मैं क्या करूँ। तो उस समय पहले मैं मिला कर्नल ईश्वर सिंह थापा सर। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, मैं क्लाइंबिंग करना चाहता हूं मैं एवरेस्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है तू एवरेस्ट के लिए सोच रहा है तो पहले अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करो, और अच्छी तरह से अपने आप को और मतलब निखारो, आप ट्रेनिंग करो। और तो उसके बाद मैंने एडवांस की, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग से। वहाँ पर हमारे को अगेन 18 किलो बॉयज़ के लिए, 16 किलो गर्ल्स के लिए। वहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट। और वहाँ से और अच्छा अपने आप को निखारा मैंने। और वहाँ से जब ग्रेडिंग ली उसके बाद ट्रेनिंग में, जब मैं JNK में गया था, MOI मास्टर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एज ए टीचिंग लाइन। जो अगर आप ये कर लेते हैं, MOI कर लेते हैं, तो इसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या अपना कोई भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें आप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, एक तरह का टीचिंग लाइन कहते हैं उसको। तो वो पहुंचने से पहले मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो मैं बच गया था। तो उसके बाद मैंने डैड को फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं यहाँ। तो और उस टाइम उस समय का न्यूज़ ऐसे चला था कि पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। कब की बात है ये? ऑलमोस्ट 16-17 के बीच, 17 की बात है। जो एक आपने सुना होगा, एक वहाँ मिलिट्री ने एक आतंकवादियों को एक घर में, मतलब एक तरह का वो बिल्डिंग था, तो वो बिल्डिंग में उड़ा दिया था। राइट, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। हाँ जी। तो उस टाइम डैड का आंसर ये था, अगर तू मिलिट्री में होता तो बॉर्डर छोड़ के वापस आ जाता, दुश्मन को छोड़ के वापस आ जाता। क्या बात है। तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड किया था कि नहीं, मैं ट्रेनिंग तो पूरा करके जाऊंगा। तो वैसे डरे हुए थे हम काफ़ी लोग, और लकीली हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई, और मुझे वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में बेस्ट टेक्निकल अवार्ड दिया गया। क्या बात है। मतलब
पहली बात तो अगर पिताजी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो सल्यूट आपको है, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से, मतलब वाह, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा आपको भी कि आप भी टिके रहे यार, ऑब्वियसली। तो पापा मुझे हर समय ना बहुत हिम्मत देते हैं। अच्छा। बहुत। और उसके बाद मैं घर आया था, तो घर आने के बाद मेरा नेक्स्ट जो ट्रेनिंग थी सर्च एंड रेस्क्यू, तो ट्रेनिंग से पहले क्या हुआ कि बादल फटा था सांगला वैली में। बहुत खतरनाक था। तो हमारे काफ़ी खेत, क्योंकि अब सांगला वैली अगर आप जाओगे तो नैरो वैली है, बहुत नज़दीक, कभी भी बादल फटता है, एवलांचेस और वाटर इतना जो फ्लो में आता है वो पूरा तबाह कर देता है। तो उस समय जहाँ पर डैड ने अपने लाइफ की 25-26 साल पौधे तैयार किए थे, मतलब वो आंखों के सामने ख़त्म हो गए। जो हमारे पहाड़ों में एप्पल की ट्री बच्चों से ज़्यादा केयर किया जाता है, तो मैं उस टाइम देख रहा था वो पानी, बाढ़ का पानी को, मतलब बोलते ना पेड़ों से बचाने के लिए डैड मतलब हाथ से खोद रहे थे मेरे से। रात को कई बार खाना नहीं खाए थे, मम्मी बहुत कम खाते थे, डैड भी काफ़ी वो थे, डैड तो अंदर से काफ़ी इमोशनल थे। लेकिन उस समय मैंने पहली बार अपने मॉम की आंखों से आंसू देखे मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब छोड़ देता हूँ यार, माउंट ट्रेनिंग क्या है, छोड़ दो माउंट ट्रेनिंग, कि अब घर में थोड़ा मदद करता हूँ कुछ तो। लेकिन मैंने एक चीज़ ये सुना जो मेरे डैड से कि नहीं यार, तू जा कर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और उसी बीच ट्रेनिंग से पहले मैं SSB के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मैं गया था। आया फिर से इमोशनल हो गया यार, आपके आंख में आंसू आ गया। पानी लोगे आप थोड़ा सा? अभी तो लेना पड़ेगा भाई गॉड। लो ना आप। अच्छा, फिर तो ठीक हो? हाँ, नहीं। तो जब मैं SSB गया था, पहला मेरा इलाहाबाद में आया था, तो काफ़ी अच्छा। जब मैं वहाँ गया अगेन फिर बादल फटा। मुझे इतना याद है कि जब मैं अंदर फुल कॉन्फिडेंस से मैं इंटरव्यू चलिए, ठीक है, पता नहीं बीच में कुछ ऐसी यादें आ गई मुझे, तो शायद उस वजह से मेरा मिस हो गया। तो उसके बाद मैं वापस आया, तो जब मैंने देखा न्यूज़ में या फिर दोबारा, मैंने सोचा पुरानी वीडियो होगी, फिर आया, तो मैंने सोचा यार अमित क्या कर रहा है तो यार, घर में मतलब इतनी प्रॉब्लम है, मतलब क्या कर रहा है। तो फिर भी घर वालों ने बोला कोई बात नहीं यार, अपना मतलब करते रहो, कभी मतलब ये नहीं कहा कि मत कर, घर में ही रहे। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब अब तो नहीं, फिर दुआ कर रहता हूँ। फाइनली फिर मेरे को डैड ने एक दिन कहा कि यार और एक कौन सा कोर्स है तेरा, और है कोर्स बोल दे। मैं परेशान, मतलब इतना नुकसान होने के बाद भी यार मेरे सामने डैड मुझे मतलब बोल रहे कि यार और कौन सा कोर्स है बता दे। मैंने कहा कि अभी सर्च एंड रेस्क्यू है, कोर्सेज मैं करता हूँ। बोला कहाँ है, ठीक है फॉर्म भर दे, जल्दी कर दे। ओके। और जैसे मैं सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के लिए जब पहुंचा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग, उस समय सर्च एंड रेस्क्यू सिर्फ NIM में होता था, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। ओके। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग क्या थी कि हमारे को प्रॉपर तरीके से कराते थे। और 2-3 दिन तो हमें ना, आपको विश्वास नहीं होगा, 3 दिन हमें जो हेलीपैड बनाने दिया गया था। खोदो हेलीपैड, मतलब 2 हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए, रेस्क्यू के लिए। तो असली टास्क तो उस रात को था। ओके। हमें बताया कि कैजुअलिटी है, तीनों दिशाओं में उठा के लाना है। सच में थी, मतलब एक्चुअल वाला? नहीं, वो प्रैक्टिकली वाली थे, वो प्रैक्टिकल था। तो जिसमें से वहाँ के जो कुक थे वो नेपाल के थे काफ़ी। ओके। उनको रात को ही पहले 10-11 बजे के करीब उनको चारों दिशाओं में उनको भेज दिया कि बंदे इधर आपको रेस्क्यू करके लाएंगे। तो ये हमारा टास्क था। तो हमें बताया नहीं गया कि आपको कितने बजे उठाया जाएगा और कितने बजे बिसल बजेगी। तो हम खाना खाया, हमने सोचा चलो आज का दिन भी निकल गया, कल का दिन भी निकल गया। और एक दिन ऐसा था कि बिसल बजा, फटाफट बैठना है, किसी ने तो जूते ही भूल गया कोई। हाँ, फॉल इन फटाफट फॉल इन। और एकदम फिर सबको मैप दिया, वॉकी टॉकी दिया और बताया ये आपका टास्क है, ये आपका टास्क है, सबको दिखा दिया, लो आपका ये 1st, 2nd, 3rd बॉडी वहाँ है, वहाँ कैजुअलिटी हुए, जो मर्जी है वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि कैजुअलिटी कैसा है, और मेडिकल आपको बताना, अगर बिल्कुल सीरियस है उसको आपको हेली कैसे बुलाना है। हमारे साथ थे मिलिट्री के भी, नेविगेशन बहुत अच्छा, सबके साथ प्रैक्टिस होता था। सबसे पहले हम क्या करते थे, हेडलाइट को जलाते थे, 1 2 3,
तो वहाँ से भी अगर इशारा आ रहा है, वहाँ से भी हाँ बंदा ठीक है या प्रॉब्लम में, तो अलग अलग इशारा होता था, डेंजर वाला, रेड, फिर वाइट डबल बार क्लिक करना, तो वो मैसेज मिलता था। उसके बाद हम फॉलो करते थे कि हमारी टीम में बढ़ जाते थे, कौन कैजुअलिटी को उठाएगा, कौन रस्सी लेके चलेगा, कौन ऑक्सीजन बोतल लेके चलेगा, कौन मेडिकल किट लेके चलेगा, कौन नेविगेशन करेगा। ओके। तो ये टीम बढ़ गई हमारी, और नेविगेशन और उसका सबसे आगे, फिर पीछे पीछे टीम रेडी कि बॉडी बूढ़ी, और उसके लिए 4-4 बंदे कि किस तरह से कैजुअलिटी को उठा के लाना है और सिचुएशन। तो हम चलते गए काफ़ी लंबा, हमारा था DKD द्रौपदी डंडा के नज़दीक। ओके। तो वहाँ जब पहुँचने के बाद हमने देखा कैजुअलिटी का, हमने रिपोर्ट दिया कि ब्लड ऐसा है, सर्कुलेशन ज़्यादा है, पैर में कट लगा है। तो उसमें से काफ़ी लोगों ने कहा कि हेली की ज़रूरत है, ये है। तो हमने सिचुएशन, अब मिलिट्री वाली सिचुएशन आपको बताया, मिलिट्री किस तरह से हेली की सिचुएशन बहुत टाइट है, तो हम इसको ना प्रॉपर तरीके से, फिर नीचे से मैसेज आता है कि हेली उस एल्टीट्यूड पे नहीं पहुंच सकती। वो एक डेमो था, आपको कैजुअलिटी को नीचे ऑलमोस्ट 100-200 मीटर नीचे लाना है। तो ये प्रैक्टिस था, हम उठा के लेके आ रहे थे, उठा के, और उसमें इतनी बर्फ़ थी, वो इधर लगभग 4-5 फीट हम नीचे गिर रहे हैं, और बॉडी को आपको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था। ऐसे सिचुएशन आती है कई बार लाइफ में, क्योंकि उसके हाथ पैर तो टूट गए, तो वो चिल्ला रहा है, उसको भी कंट्रोल करना है, उसको हिम्मत दिलाना है, नहीं यार वो बचेगा। और अगले दिन हेली आता है, हेली से हमारे को बताया जाता है किस तरह से लिफ्ट करना है और कैजुअलिटी, और किस तरह से हमारे को वो सिखाया गया था कि किस तरह से हेली को लैंड करना है, हेली को बताना है कि कितना, और इमीडिएटली हमने वो हेली वाला जो एक रस्सी होती है उसको टच भी नहीं करना है अर्थ, क्योंकि उसमें काफ़ी इलेक्ट्रिक होती है, उसको पहले ज़मीन में टच होने के बाद उसको टच करना, क्योंकि इतना बड़ा वोल्टेज उसमें चला आता है। अच्छा। हाँ जी। मैं जितने भी इंस्टीट्यूट से अभी जो पास आउट हुआ, मैं सब में अल्फ़ा ग्रेड, A ग्रेड और बेस्ट स्टूडेंट से पास आउट हुआ हूँ। क्या बात है जी। उस समय सारे के सारे मिलिट्री के थे। उन्होंने पूछा मुझे कि अब आप क्या करना चाहोगे, तो कुछ लोगों के दिमाग में था यार इसके बाद एवरेस्ट भी करना है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, मैं एवरेस्ट के लिए सोच रहा हूँ। और उस समय डिस्कस होता था कि यार एवरेस्ट तो बहुत महंगा है। हाँ। और उसी टाइम मैंने सुना था 30-35 लाख लगते थे। 30-35 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है यार। बहुत। उस टाइम के प्रिंसिपल थे कर्नल अमित बीस साहब सर। तो उन्होंने कहा कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन की तरफ से मैसिव एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हो रही है, अब तो तैयार हो जा। IMF। तो फाइनली अंदर से थोड़ी एनर्जी आई, तो घर वालों को भी बताया, शेयर किया। तो घर वालों ने कहा ठीक है जाओ। तो जब वो IMF की सिलेक्शन हुई था सर, ओके। उस टाइम स्नोफॉल हुई सांगला वैली में, रोड बंद हुए, और मुझे पहुंचना था उत्तराखंड, उत्तरकाशी। और मैं पैदल ही गांव से और जो करछम तक है ऑलमोस्ट लगभग 20-22 या 26 किलोमीटर में पैदल चला। ओह, बर्फबारी में? बर्फ में पैदल। और उसी बीच में जस्ट आधा 1 घंटे पहले एवलांच आया था, और मैं वो एवलांच को मैंने क्रॉस किया। और एक सब्जी की गाड़ी आई थी उस टाइम सांगला वैली के लिए, उसमें बैठा और मैं निकल गया। ओके। तो वहाँ के NIM के जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे मैंने तोड़ दिए। क्या बात है। वहाँ की जो एक फेमस माउंटेन है द्रौपदी का डंडा, 5-6-7 समथिंग मीटर है, तो उसको हमने जब समिट किया, मेरी लाइफ का जो 5000 मीटर का, मैं बहुत इमोशनल था उस समय कि फाइनली मैं 5000 मतलब किसी माउंटेन को मैंने समिट की टीम वर्क के साथ। क्या बात है। और जैसे ही नाम आया, मैं मतलब खुशी मतलब अलग से, मैं आपको बताऊं शायद वो खुशी ऐसे थी कि मैंने बोला डैड को कि यार मेरा सेकंड पड़ाव आ गया, मैं जा रहा हूँ। और सेकंड जो माउंटेन था वो है माउंट त्रिशूल थे। ओह। इंडिया की सबसे घातक माउंटेन कहते थे उसको। हाँ। उस माउंटेन का स्टोरी ऐसे था कि वहाँ पर गांव वालों ने बोला किसी भी लेडीज़ को जैसे पीरियड्स जैसे आता था वो एक्सेप्ट नहीं करता था वो माउंटेन। अच्छा। बहुत। हाँ, अभी भी जितने भी जो एक्सपीडिशन हुए जैसे लेडीज़, तो अभी तक कोई ऐसा अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और बहुत खतरनाक, क्योंकि वो जो 1100 मीटर 400 मीटर की जो वॉल है, 400 मीटर की स्टीप है। स्टीप बिल्कुल शीशे की तरह। अच्छा। आप मिरर देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं। ओके। और हमें मौका मिला कैंप 2 तक रूट ओपनिंग करने का। ओके। लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रेवासिस मैंने नहीं देखे थे कभी भी। वो क्रेवासिस इतने बड़े थे कि हमने वो, आप जानते हैं स्टिक्स होती है, वो स्टिक्स लगभग 10-10
फीट के थे, मतलब 10-10 मीटर के थे, बड़े बड़े स्टिक, वो पूरे नीचे जा रहे थे। हम चेक करते जा रहे थे। जब हम पहुंचे कैंप 1 में तो हमने सारा कैंप सेटअप सब कुछ कर लिया, सब कुछ। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखे क्रेवासेस पूरे खुले थे, खुल चुका था। उस टाइम तो मुझे घर की याद आ रही थी बहुत। मैं बहुत डरा था। मैं सच बोल रहा हूँ। कितनी एज थी आपकी उस टाइम? 19-20 साल। हाँ। वाह। और उसके बाद जैसे वापस आए हम तैयारी करने के लिए नेक्स्ट की, अब चढ़ना है, क्लाइंब करना है, तो हमारी टीम थी। फिर हम आगे जाते गए तो हमें वापस बुलाया गया एक बार कि अब रूट ओपन करने। शेरपा जैसे आए और उसमें से कैंप 2 से ऊपर 5200 मीटर से ऊपर ऑलमोस्ट समिट के लिए 1100 मीटर का लगभग कुछ आता है। और वहाँ बिल्कुल स्टीप 400 मीटर। हाँ। और वो 400 मीटर ऐसा है कि अगर आप देखते हैं, जैसे आप अभी मिरर देख रहे हो, आप शीशा देख रहे हो। हाँ। जब आप शीशा तोड़ते हो उससे साउंड आती है, क्रैक करते हुए साउंड। और जैसे हम क्रैम्पॉन मार रहे थे उसमें, हाँ। वो साउंड सुनाई दे रहा था। ओह। और जब वो वहाँ से हमने देखा नंदा गुंटी बिल्कुल इतनी दिखाई दे रही थी, छोटी दिखाई दे रही है, मतलब इतने हाइट से गिरे, अगर वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे पता नहीं, मगर वो नंदा गुंटी, वो नदी वहाँ इतनी छोटी सी दिखाई दे रही थी। और हमारे से पहले एक टीम ने हमारे को थोड़ा कवर किया, वो आगे चली गई। और हमारे दिमाग में ये था, हमारे उस्ताद थे उस समय, अनिल उस्ताद जी। ओके। तो हमारे उसमें उस्ताद जी ने कहा कि देखो अभी मौका है। हाँ। या तो हम मारेंगे एक ही दिन में समिट कैंप छोड़ के, समिट करके वापस। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी टीम मेरा साथ देगी कि नहीं। तो हमने भी सोचा ठीक है, कुछ नया रिकॉर्ड भी बन रहा है और आखिरी चांस है। तो वो धीरे धीरे हम ऑलमोस्ट ऊपर कैंप 4 तक पहुँच गए। तो हमारे से आगे एक और एक टीम थी, वो समिट के लिए जा रहे थे। ओके। टीम के 2 मेंबर थे, वो पहले पहुंच गए थे। तो मैं जब पहुंचा था, मैंने एक बार जब पीछे देखा लाइट, और मैंने एक बार नीचे से भी पिक्चर लिया था, ऊपर से भी। और जब मैं नीचे देख रहा था, मैंने बोला भाई अब मैं नहीं वापस नहीं जा पाऊंगा क्या। मतलब उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना आया हूँ तो नीचे तो बहुत स्टीप दिख रही है। ओह। अंदर से मेरी जो धड़कनें थी वो बहुत तेज धड़क रही थी। मैंने मतलब सोचा इतना डर तो शायद मुझे कभी नहीं लगा था। और हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही धड़क रही थी, धक 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 धक। और मैं कहूँ मतलब भाई क्या हो गया, मैं अपने आप को क्या हो गया। फिर उसके बाद टीम सारे पहुँचे और हम धीरे धीरे उनके 1 घंटे के बाद हमने भी स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हम पहुँचे और वो सबमिट करके वापस आ ही रहे थे। तो एक ऐसा पॉइंट आया, रॉक जैसा रॉक। ओके। तो उसमें वो 2 बंदे जब नीचे आए, उन्होंने कहा कि यार ये बंदे पहुंच गए हैं। हाँ। और उधर से जब वो बर्फ के टुकड़े गिरे थे, सच बताऊं वो इतने गोली रफ्तार से, जैसे कोई शूट कर रहा हो ऐसे आवाज दे रही थी कानों से, इतनी गोली की रफ्तार से आ रही थी वो। छोटा सा छोटा, अब बड़ा होता तो पता नहीं क्या हो जाता हमारा। और मैं वही साउंड सुन के डर गया था कि यार 1-2, क्योंकि ऊपर से जो सबमिट किया हुआ बंदा, तो अब वो बोलते हैं ना खुशी से आ रहा है, वो बस अपना जो बैलेंस है वो जितना बर्फ है उसको और तोड़ते हुए आ रहा है। मतलब जो रूट ब्रेक किया था वो रास्ता तो ख़त्म। तो हम जैसे समिट में पहुँच गया, उस समय डायरेक्ट हमने समिट से कैंप 1 पहुँचे। और वो करने वाले हम इंडिया से पहले लोग बने थे। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। उसके बाद देन सबको था क्या चाहिए था, एवरेस्ट। मुझे बस मेरा सिलेक्शन एवरेस्ट में हो जाए। हाँ। तो उस समय क्या हुआ कि 2020 में कोविड आया। हाँ। उस टाइम यही मैसेज आया कि शायद ये टीम नहीं जाएगी। ओके। उस समय के जो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू सर थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये टीम जाएगी। ओके। फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई हमारी और हमारी टीम, और मैं हुआ था एवरेस्ट के लिए। अच्छा। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस माउंटेनर्स भी वहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि माउंटेन में जाओगे। एक मिलिट्री वाले आपको बताया कि मिलिट्री वाले बोलते हैं नॉट ए गामा इन लैंड ऑफ लामा। सॉरी अगेन। नॉट ए गामा इन लैंड ऑफ लामा, मतलब कभी भी हाई एटीट्यूड में अपने आप को एटीट्यूड और उसमें जल्दबाजी में मत चलना बनना। नाइस। और उसके बाद एक वाले सर ने कहा था हाथ पे रोटी कदम छोटी चढ़ जा चोटी। यानी इसका मतलब उन्होंने कहा था कि बेशक कम खाओ कोई बात नहीं, आराम से वाटर पियो अच्छी तरह से, और स्पीड कम रखो, हाई एल्टीट्यूड में फास्ट नहीं, अपने आप को स्लोली और आप चढ़ जाओगे चोटी। हाँ, जैसे लुकला पहुंचा। ओके। और मैंने जब सुना ही था और सर्च किया, दुनिया के सबसे डेंजर एयरपोर्ट, सबसे छोटा रनवे, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे उसमें, बहुत सारे। ओके। उसके बाद जैसे हम पहुंचे
तो धीरे धीरे वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होते गया, हम चलते गए और वहाँ से मैंने पहली बार माउंटेन्स को देखे, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स। विशालकाय। जी, बेस कैंप पहुँचने से पहले हमारे को वहाँ पर एक लबूचे ईस्ट करते एक माउंटेन है, ऑलमोस्ट 21,000 फीट समथिंग है, 6,119 मीटर की माउंटेन है। मतलब एवरेस्ट को क्लाइंबिंग से पहले आपको उसमें एक बार फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अच्छा। जैसे पहुँचे हम टॉप पे, मैं मेरे शेरपा और हम टीम ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी और वहाँ से शेरपा ने कहा कि ये है एवरेस्ट। कैसी फीलिंग थी? भाई साहब कोई शब्द नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी शब्द निकालो वो भी कम ही है एवरेस्ट के लिए। वाह। वो अलग ही पिरामिड है। ओके। एंड हमारा पहला दिन जब मैं पहुंचा एवरेस्ट के वहाँ, मैंने बोला अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। हाँ। मैंने बोला कि अभी ठीक है, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। सारे खुश थे, पूजा हुई। हाँ। तो क्योंकि माउंटेन जाने से पहले वहाँ पर पूजा करते, लामास होते हैं वहाँ पर, तो पूजा करते। तो वहाँ पर आप जो भी, आप हिंदू है, बुद्धिज़्म है, जो भी है, आप उसमें प्रे फ्लैग्स लगते हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत सब जगह मतलब और चला हुआ है। और उसके बाद जब हमारा स्टार्टअप हुआ, हम रेडी हुए कि पहला रोटेशन के लिए, क्योंकि माउंटेन में रोटेशन स्टार्ट होता है, खुम्बू आइसफॉल। ओके। हमने सोचा आज कैंप 1 पहुँचेंगे, कल कैंप 2। वो कैंप 2 तो और कैंप 1 तो छोड़ दो, हम 50% भी नहीं पहुंच पाए थे। ओह। उसमें एक शेरपास की मौत हुई। अच्छा। हाँ, वो रूट ओपनिंग कर रहे थे। ओह। फिर उसके नेक्स्ट डे हम चले। नेक्स्ट डे धीरे धीरे फिर उसमें खुम्बू आइसफॉल में आता है पॉपकॉर्न पॉइंट और फुटबॉल ग्राउंड। पॉपकॉर्न पॉइंट यानी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जहाँ पर लोला पीक है उसका, एवरेस्ट के, उससे काफ़ी एवलांच टूटते हैं और टुकड़े, यानी वो पॉपकॉर्न पॉइंट कहा जाता है, वो सबसे डेंजर। अच्छा। और जब फुटबॉल ग्राउंड यानी आप कैंप 1 यानी बिल्कुल फ्लैट एक जगह पॉइंट आता है, क्रेवाइसेस से कटे हुए, वो एक तरह का फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ वहाँ आप सेफली पहुँच जाते हो। तो जिससे हम धीरे धीरे गए तो काफ़ी ट्रैफिक, लंबी ट्रैफिक, और जहाँ से ग्लेशियर टूटने के चांसेस 200% बढ़ जाता है। हाँ। और हम देख रहे हैं लेफ्ट राइट को कि प्लीज़ गॉड ये नहीं टूटना, अगर ये टूट जाए। हम जितने भी उस टाइम ऑलमोस्ट रोटेशन के लिए जा रहे थे, 50 मेरे ख्याल से क्लाइमर्स से, 50 क्लाइमर्स थे, 50 शेरपा, यानी 100 लोग चल रहे थे हम। हाँ। शुक्र कुछ नहीं हुआ, हम कैंप 1 पहुँचे, रोटेशन चलता हुआ कैंप 2 पहुँचे। एंड कैंप 2 के बाद फिर हमने ऑलमोस्ट कैंप 3 हल्का टच करके हम वापस आए। हमारा रोटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और दिमाग में ये था कि यार पहले उसमें ही कर लेते तो क्या मज़ा आ जाता। लेकिन माउंटेन कहते हैं ना, कभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता आपको। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये मैंने कहीं और भी सुनी थी। जी। इसका मतलब क्या हुआ? आप गोरे हो या ब्लैक हो, आप अमीर हो या गरीब हो, माउंटेन ये नहीं देखता है आप कितने हार्ड वर्क किए हो, वो भी नहीं देखता। माउंटेन ये देखता है कि आप माउंटेन को किस तरह से क्लाइंब कर रहे हैं। हाँ। किस नज़रिए से आप मुझे क्लाइंब कर रहे हो। और वो नज़रिया क्या होता है? नज़रिया देखो, माउंटेन्स यानी आप माउंटेन्स को फादर्स कह सकते हैं, स्काई को मदर कह सकते हैं। मैंने वहाँ देखा बहुत, जितने भी बेस्ट से बेस्ट क्लाइंबर थे, जिन्होंने 10 बार एवरेस्ट के, कई बार वो वहीं मर गए। हम तो क्या चीज़ है। अच्छे से अच्छे क्लाइंबर को नहीं छोड़ा एवरेस्ट ने। लेकिन मैं उन शेरपाओं को सल्यूट करता हूँ जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए रूट ओपनिंग करते हैं, उनसे कमाई करते हैं। मतलब उनकी लाइफ तो शायद बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। मेरे ख्याल से उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। कौन है आपके शेरपा? मेरे शेरपा थे उस टाइम पासंग दाई थे। पासंग। अच्छा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्माइली फेस वाले। अच्छा। जब मैं फिर पहुंचा कैंप 2, 6400 मीटर, वो 21 से 29 मई का दिन, शायद मैं ज़िंदगी में बहुत इमोशनल, शायद मैंने पहली बार ना ऊपर वाले पर भी बहुत कोसा, बहुत गालियाँ निकाला था। क्यों? वो मौसम इतना ख़राब हुआ था, वेदर बिल्कुल पैक, हमारे टेंट टूंट ख़त्म, एक साइड से एवलांच आया, ऊपर के सारे टेंट ख़त्म हो गए थे। हम थोड़े नीचे थे, बच गए थे। लेकिन हमारा एक डोम टेंट था जिसमें हम बैठते थे, वो एक वाली डोम टेंट उड़ के पता नहीं किधर को चली गई थी। हम जितने भी क्लाइंट थे सारे एक ही टेंट में सोए, एक ही टेंट में खाना खा रहे थे। आधे से ज़्यादा टीम वापस जा रही थी और उस समय मैं टेंट में काफ़ी इमोशनल था। मैं अपने आप को बहुत खुश था, नहीं यार आपने मतलब मेरे लिए, मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं यार मेरे से ही गलती होती, शायद अभी भी मैं ही गलत हूँ। या उस टाइम मैं कोस रहा था ऊपर वाले को कि यार क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो आप। हाँ। लेकिन उस समय मेरे साथ एक बड़े भाई थे, वो नीरज भाई थे राजस्थान से। उस टाइम मुझे उन्होंने थोड़ा शांत करा। उन्होंने कहा कि यार देख, कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो,
भगवान सही करता है, भगवान को कोसना नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने बोला विश्वास रख। हाँ। तो मैं उस टाइम बहुत रोया वो टेंट में भी, बहुत इमोशनल, मैं शायद बहुत बहुत गंदी तरह से रो रहा था। उसके बाद फिर एक मैसेज आया नीचे से, हमारे जो लीडर थे उस टाइम ब्रिगेडियर के कुमार सर थे, सोलन के ही थे वो। अच्छा जी, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लास्ट मोमेंट तक मैं इन लड़कों को मौका दूंगा। क्या बात है। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ, मैं बहुत ही खुश हुआ। उस एक्सपीडिशन में जिस इंस्टीट्यूट से मैं ट्रेनिंग लिया था, मेरे गुरु मेरे साथ थे। क्या बात है। कौन? कर्नल अमित बीस साहब, कर्नल IS थापा सर, अच्छा। अनिल उस्ताद, दीप साई सर। एक दिन ऐसे ही कहा था सर को, सर मैं अगर मौका मिले तो आपके साथ एक माउंटेन करना चाहता हूँ, और ऊपर वाले ने वो सुन ली, वो एवरेस्ट में ही मुझे मिला दिया। क्या बात है। और उसके बाद एक मैसेज और आया, 30, 31, 1 तारीख को मौसम साफ रहेगा। तो हमारे लिए तो गुड न्यूज़ था, लेकिन उसमें विंड हाई रहेगी। कितनी हाई? 70-80 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं में 40, कहीं में 20 उस एल्टीट्यूड पे 70-80 किलोमीटर की रफ्तार। उड़ा के ले जाए सब कुछ। बिल्कुल। आधा 1 घंटे के लिए हमारे को अपने में ग्रुप में एक बार डिवाइडेड किया गया कि यार आप लोग सोचिए। उसके बाद सभी शेरपास का मीटिंग हुआ। ओके। पहले आप बताइए कि कब कैसे निकलना है, कब निकलना है, कौन सा डेट, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और उस एल्टीट्यूड में आपको मैं एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखा, खाने की वैल्यू। हाँ। क्योंकि 21 से 29 के बीच मुझे बाद में पता चला, जो हमारे जो शेरपास थे वो किसी और के टेंट से राशन लेके आते थे हमारे लिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम थी और हमारे शेरपास उनको भी खाना खिलाते थे। ओह। तो वो मैं देख के काफ़ी इमोशनल हुआ था, उन्होंने हमारे लिए इतना किया। शेरपास भी कम खाते थे खाना शायद, कि बाकी आप लोगों को मिल सके। बाकी हमें मिल सके। ओह। हर कैंप के लिए पहुंचने के लिए आपको 10 से 11-12 घंटे लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2। तो वहाँ कैंप 2 में थे, कैंप 3 ऑलमोस्ट लोत्से फेस, अगेन वर्टिकल लोत्से फेस, यानी वर्ल्ड की 4थी हाईएस्ट माउंटेन को आपको क्रॉस करके हल्का सा ट्रेवर्स करके डेथ जोन में पहुंचना है। वो है ऑलमोस्ट 7,900 या 8,000 मीटर। अच्छा। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया, मैंने अपनी शेरपा को बोला, मैंने बोला दाई क्या हम कैंप 3 अवॉइड कर सकते हैं? दाई बोलते हैं शेरपा को? या दाई यानी बड़े भाई। अच्छा। बड़े भाई। दाई दाजू भी बोलते हैं क्या? हाँ, दाजू भी बोलते हैं, दाई भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि दाई यार आप बताओ, मैं तैयार हूँ। तो दाई ने बोला ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, अगर आप में एनर्जी है। 6400 मीटर से डेथ जोन मैंने 8 घंटे में कवर की। वाह। उसके बाद जब मैं डेथ जोन पहुंचा, भाई डेथ जोन क्यों बोलते हैं? डेथ जोन यानी वहाँ पर ऑक्सीजन 30% या 20% ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन। अच्छा। मैं और मेरे शेरपा पहुंचे थे सबसे पहले 2:30 समथिंग, उसमें सुबह 6 बजे के निकले हुए, और इतना फास्टेस्ट हम पहुंचे, टेंट सारे खत्म। हाँ। मेरे शेरपा ने आइडिया लगाया, उसने बोला ऑलमोस्ट शायद 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर रफ्तार से शायद हमारे टेंट सारे उड़ गए। ओह। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारा जो आगे आगे हम रेस्ट करते रहे, रेस्ट किया हमने। तो हमारे जो शेरपा था उन्होंने कहा कि उठाया कि अब तैयार हो जाओ, अब हमने जाना है। हमेशा हमारे आई रिस्पेक्ट शेरपा दाइस रूट ओपन करते हैं। उस समय मुझे शेरपा दाई के साथ पूरे समिट तक रस्सी निकालने का मुझे मौका मिला। ओह वाह। और मेरे पीछे नीरज भाई भी थे और उनके शेरपा, हम 4 लोग। और वो थोड़ी स्लो हो गए, हम चलते चलते हम पहुंच गए बालकनी। तो मेरे शेरपा ने कहा कि ऊपर हमारे से पहले जो एक क्लाइंट गए थे उसकी मौत हो गई है, बस उसको नहीं देखना आपने। ओह। वो भी ऐसे मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में बताया उसने मुझे, और मैं बिल्कुल ही डर गया था मैं। उसने कहा अभी जस्ट पिछले कल ही एक जो फॉरनर है उसकी मौत हो गई है और उसको क्रॉस करके जाना हमने। और वो आगे चलता रहा, जब वो पोजीशन आ गया था मतलब साउथ समिट के करीब, तो वो मैंने बॉडी भी देखी और हमने वो क्रॉस की। और उस समय मैं घर वालों को याद कर रहा था, यार कहाँ फंस गया मैं, मतलब याद ऐसे आई थी अब मैं वापस जा पाऊँगा कि नहीं। और बहुत इमोशनल कि अब क्या होगा। तो आगे चलता रहा। तो हिलेरी स्टेप से पहले एक थोड़ा सा आइस का केव आया, वहाँ पर मेरे शेरपा के ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने शायद ऑक्सीजन सिलेंडर शायद चेंज नहीं किया था, फिर उन्होंने फिर दोबारा देखा तो ऑलमोस्ट ख़त्म थी। तो दूसरा, लेकिन वो जो दूसरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो उसकी जो चूड़ी होती है, चूड़ी आप समझ रहे हैं, वो चूड़ी टूट गई थी खराब। मैं डरा हुआ था, मैं मेरा यार भाई यार इतना परीक्षा, भगवान मतलब चाहते क्या हो यार,
हर तरीके से तोड़ लेता है, मतलब है। मतलब हर तरीके से तोड़ेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इमोशनल, और मेरे दाई वो लगाने में लगे हुए थे, तो मुझे कहा कि थोड़ा आप बैठो, मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे जैसे उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, और जैसे हिलेरी स्ट्रैप हम क्रॉस कर रहे थे, तो पहली बार 4:13-14 पे मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन से सनराइज होते हुए देखा। पहुंच गए आप? बहुत खूबसूरत। कैसा कैसा, बस एक्सप्लेन करो आप। मैं सच में जब मैं टॉप पे पहुंचा, मतलब कुछ भी, मतलब अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब हवा चल रही थी उस टाइम। शायद हवा मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर या 10-20 इतना चल रहा था। लेकिन वो मतलब मेरे आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे, और मैं हंस रहा हूँ। शेरपा इतने खुशी से मुझे कह रहे थे, यार आपने कर दिया। ओह वाओ। और मैं रो रहा हूँ, इतना इमोशनल हुआ। और मैं देख रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा कहते हैं। और उस समय मैंने देखा कि चारों तरफ की यार आधी पृथ्वी कटी हुई, बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल दिख रहा है। वहाँ से मेरे शेरपा दाई ने कहा कि सामने आप देख रहे हो वो है कंचनजंगा। मतलब उसी फेस में उन्होंने दिखा यह है वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन। और उसके बाद उन्होंने मकालू वर्ल्ड की चौथी हाईएस्ट माउंटेन, फिर उसके माउंट चोयू दिखाया। और मैं देख रहा था कि तिब्बत साइड को कैसे दिखता है। तिब्बत साइड को कोई माउंटेन नहीं था, और वहाँ के बेस कैंप तक रोड बनी थी, वो रोड दिख रही थी। उसके बाद धीरे धीरे क्लाउड आए, और क्लाउड ने जैसे कवर किया, जैसे बोलते हैं ना कि माउंटेन को कोई कंबल पहना रहा है। इतना खूबसूरत, यानी एक वाटर की, मतलब पानी आ रहा, पानी मतलब इतना, मतलब आकाश गंगा। ये वीडियो पड़ा है? यह देखना पड़ेगा। तो वो हुई, और उस समय मैंने अपने बैनर्स और वो निकाले जिन्हें सपोर्ट किया। सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जो इंडिया का तिरंगा उसको किया। उसके बाद मेरे शेरपा ने कहा कि आपका कैप कहाँ है? कैप मतलब मैं अपना जो डाउन सूट है उसको पहन रहा हूँ। बोला नहीं, योर ट्रेडिशनल कैप। मैं भूल गया था। तो जैसे ही मैंने निकाला ट्रेडिशनल कैप सबसे पहले, और मैं ये बोला था सागर माता को, थैंक यू, आपने मुझे फाइनली एक्सेप्ट किया। क्या बात है। और मैं ये रिस्पेक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन को। और वो इमोशनल, फिर मैं लगभग 300-400 मीटर में नीचे आया। 400 मीटर में नीचे आने का मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? मुझे किसी ने एक प्रे फ्लैग दिया था, हमारे उसमें लद्दाख की थी, एक दीदी है। उन्होंने कहा मैं एवरेस्ट अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ये प्रे फ्लैग लगाना, तो मैं एवरेस्ट के लिए मैं तैयारी करूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 400 मीटर में वापस दौड़ा गया। वो वीडियो पड़ी है। मैंने दोबारा एवरेस्ट में टॉप पे बोला, सचिन, उनका नाम है सचिन दीदी, ये प्रे फ्लैग ये आपके नाम, आप लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन, आप दीदी अगले बार एवरेस्ट करने ज़रूर आओगे। क्या बात है। मैंने सोचा कि अब हुआ मेरा कंप्लीट। अमित नेगी, किन्नौर की सांगला वैली के अमित नेगी ने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के ऊपर तिरंगा फहरा दी फाइनली। एंड उसके बाद जब वापस आए, इंडिया पहुंचे, तो काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ, घर में भी काफ़ी इमोशनल, घर वाले। और उस समय एक मेरी पिक्चर काफ़ी वायरल हो गई थी, और उस समय मेरे काफ़ी स्किन कट चुके थे, ब्लड जैसी निकल गई थी। इंस्टाग्राम पे देखी है मैंने फोटो। बहुत गंदे तरीके से वो वायरल हो गई, और उससे बाकी लोगों को तो लगा ये बहुत हार्ड वर्क है, बहुत चैलेंजिंग रहा। लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, और जब मैं पहुंचा मम्मी के आंखों में, मैं उस टाइम शायद खुशी के आंसू देख रहा था। राइट, होता ही है। अब बहुत इमोशनल हो गए हो यार, बहुत इमोशनल बंदे यार अमित भाई आप हैं। तो उसके बाद आया, फिर जितने भी जो माउंटेनर्स होते हैं वो सारे के सारे 1 साल या 2 साल के लिए रेस्ट करते हैं। हाँ। तो उस टाइम मेरे दिमाग में था कि हाई एल्टीट्यूड जो माउंट एवरेस्ट को मैंने क्लाइंब किया, और मैंने सर्च किया, तो उस समय सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 था, लेकिन वो पाकिस्तान में, हाँ, ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने थर्ड माउंटेन कंचनजंगा, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन, उसे मैं रेडी हो गया। और इंडिया की है कंचनजंगा? कहाँ है? इंडिया और नेपाल की, क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है। हाँ। तो उस वजह से इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन, नेपाल की भी, लेकिन वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन उसको माना जाता है। उसके जैसे मैं पहुंचा कंचनजंगा, और कंचनजंगा पहुंचते ही मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल मिलिट्री के साथ मैं एक्सपीडिशन करूँगा। हाँ जी,
क्योंकि 2-3 दिन मैं बैठा रहा, काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि मेरी टीम कौन होगी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज होते हैं, वो अलग अलग अपने अपने टीम को ले जाते हैं। और जैसे चॉपर आए, ब्रिगेडियर साहब आए, वो मिले, वो लकीली वो हैप्पी होके मुझे कहा कि हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हो। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कंचनजुंगा उनकी मिलिट्री की पहली बार एक्सपीडिशन हो रही है। क्या बात है, और अब इतने ही साथ में। हाँ, मिलिट्री कोई भी मिलिट्री है एज अ सिविलियन को कभी साथ नहीं रखती, कुछ प्राइवेट इश्यूज होते हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं बहुत सारे। तो मैं लकीली था और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जैसे हम वहाँ पहुँचे, कंचनजुंगा बहुत खूबसूरत, स्लीपिंग बुद्धा कहते थे उसको, उसका कलर ओनली गोल्डन कलर में होता था। और मैं उसके बेस कैंप में, नेपाली आर्मी साथ में हमने रोटेशन की। काफ़ी टीम ने पहले रोटेशन की थी, फिर हमने रोटेशन की। हम ऐसे रोटेशन में हम गए थे कि उस समय स्नोफॉल हो रही थी। सबने कहा कि यार ये मरने जा रहे हैं रोटेशन में। ओके। अब हमारा टारगेट था कि अब कंचनजुंगा को कौन से डेट में सबमिट करना है। ओके। तो मैंने डिसाइड किया 7 मई। अच्छा। और वो 7 मई बहुत स्पेशल था। क्यों? क्योंकि 2022 7 मई मदर डे था। अरे क्या बात है। और मेरा ये टारगेट था कि मैं 7 मई को ये जो कंचनजुंगा माउंटेन इंडिया या पूरे वर्ल्ड के और स्पेशल मेरे मदर के लिए मैं डेडिकेट करूँगा। क्या बात है। फिर हम जा रहे थे तो हम कुछ मीटर के बाद मेरे ख्याल से 100-200 मीटर के बाद हमारे को हेडलाइट दिखी। तो हमारे शर्पा ने कहा कि यार शायद किसी की हेडलाइट गिर गई है। तो हमारे को चलते चलते हम चले गए ऊपर। और पहली बार मैंने वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन को सबमिट किया। और मैंने वहाँ बोला कि ये मेरी मदर्स के लिए और मेरे उन माताओं के लिए। क्या बात है। अगेन उसके बाद फिर मैं जब वापस आया, तो वापस आने का जब मैंने वो गौर किया, काफ़ी लोग देख रहे थे, काफ़ी लोगों ने वापस आते समय मेरे को बताया कि यार किसी इंडियन क्लाइंट की कैजुअलिटी हुई है। ओह। जब मैं नीचे आया तो पता चला, तो वो इंडियन क्लाइंट थे जो मेरे टेंट डिनर के लिए, लंच के लिए मेरे पास आए थे बेस कैंप पे। और उन्होंने मेरे पास अपने पास बुलाया था मुझे कि आप हमारे पास भी लंच करो और हम आपसे मिलने भी आते हैं। ओह। बोलते हैं ना कि जब आप इंडिया से बाहर या किसी माउंटेन पे जाते हो तो वो आपकी एक फैमिली बन जाती है। बिल्कुल। उस समय वो आपकी फैमिली है। तो आपके अपने फैमिली से किसी को खोना, वो बहुत दर्द था। और मैं थोड़ी सी नीचे आया और मैंने कुछ पिक्चर ली उस एरिया का। और मैं शेरपा को ये बोल रहा था क्या दाई हम इनको ले जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा इतनी हिम्मत नहीं है अभी, रेस्क्यू की टीम आएगी, आप चलो। और नीचे आए तो उनकी फैमिली पहुंची थी। तो उनकी फैमिली ने जैसे कैसे करते तो वो कैजुअलिटी बॉडी सारी नीचे आ गई। और ऑलमोस्ट मैं जब इंडिया पहुंचा, और मैं इंडिया में लकीली मुझे वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल नबके कंडूरी सर ने मुझे मौका दिया, सम्मानित किया क्या पालमपुर में। और उसके बाद 2023 आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत अच्छे मेमोरीज भी हैं और बहुत बुरी मेमोरीज भी हैं। जी, क्योंकि जब मैं अन्नपूर्णा में पहुंचा था पहली बार, बहुत सारे माउंटेनर्स थे, इंटरनेशनल माउंटेनर्स थे। मैंने कभी सोचा नहीं था जो असली जो माउंटेनर्स है, वैसे तो और माउंटेन भी मिले मुझे, यहाँ पर ये माउंटेन कुछ अलग था। क्योंकि ये वर्ल्ड की 10वीं सबसे हाईएस्ट और डेडलीस्ट माउंटेन, इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता था। 30 to 40% बेसिकली सक्सेसफुल। हाँ जी, 10 में से 7 लोग अभी भी नहीं पहुँचते हैं। उस समय क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि मैं रोटेशन करके मैं वापस आया और टीम अब समिट के लिए जा रही थी। ओके। कैंप 2 से हमने जाना था 15 मिनट पहले निकलना था हमने। ओके। तो उस समय सबसे बड़ा एवलांच टूटा। ओह। और वो एवलांच इतना बड़ा था, हम ये बोल रहे थे कि यार जस्ट अभी अगर हम चले जाते 15 मिनट तो हम मर जाते। हम रूट ओपनिंग करने जा रहे थे, 20 सेकंड के बाद जब आए हम टेंट के अंदर घुस गए। उसकी विंड इतनी तेज थी और मैं और मेरे साथ एक फेमस माउंटेनर से नोएल हैना। ओके। और लगभग वो शायद 1-2 मिनट तक वो चलती रही। एंड उसके बाद जब हम धीरे धीरे ऊपर गए कैंप 4 के बाद फिर कैंप 4 से पहले कैंप 3 और कैंप 4 के बीच में एक वॉल जैसी आती है, हल्की सी वॉल, जहाँ से वो एवलांच टूटा था। स्टीप वॉल है वो भी? स्टीप वॉल बिल्कुल। तो बहुत सारे जो माउंटेनर्स क्लाइंट्स है वो अपने बैग्स को साइड से लटका के वो शेरपास उनको खींच रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना बैग मैं खुद उठाऊंगा और मैं खुद जुमारिंग करके जाऊंगा। तो
हम ऊपर, मेरे साथ एक गर्ल क्लाइंबर थी और बीच में मैं और नीचे। तो वो क्या हुआ कि ऊपर से एक से स्नो बार होता है ना, स्नो बार होता है, वो छूट गया, वो निकल गया। तो मुझे माउंटेनियरिंग में सिखाया गया था कहीं भी कुछ निकलता है तो उस जगह पे आपके जो आइस एक्स होते हैं, एक आइस हैमर होता है। हाँ। तो या उसको मारो या कुछ अगर सॉफ्ट बर्फ है उसको अच्छी तरह से। तो मैं उस इलाके तक पहुंच गया, उस पॉइंट तक पहुंच गया, मैंने अपने शूज़ से उसको हिट करना स्टार्ट किया और उसको अंदर लगा दिया। और जैसे ऊपर पहुंचा फिर मैंने देखा नीचे, अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता शायद मैं 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर क्रेवास के अंदर चला जाता। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम अब समिट के लिए निकले। मैं और मेरे शेरपा का नाम? पेम्बा शेरपा। अच्छा। बहुत ही एक्सपीरियंस क्लाइंबर। हाँ। जितना मैंने समिट किया एवरेस्ट कंचनजंगा, तो अन्नपूर्णा कुछ अलग था। मैं यार समिट कहाँ है, अच्छा। बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई। और जब लास्ट में मुझे शेरपा ने कहा कि वो देखो समिट, मैं खुश हुआ अब तो मैं पहुंचा। और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे लगे। हाँ। वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और जैसे टॉप पे पहुंचे, बहुत अलग खुशी, बहुत ही अलग। यानी दुनिया की सबसे किलर माउंटेन को समिट करना मेरे लिए एक सपना था, वो पूरा हो गया। कैसा दिखता है दुनिया की सबसे किलर माउंटेन के ऊपर? बिल्कुल शार्प नाइफ की तरह टॉप उसकी, फ्लैट नहीं। हाँ। और माउंटेन आपको फ्लैट दिखेगी, उसकी शार्प। यानी अगर आप समिट इधर से करो आपको टॉप में तो बड़ी मुश्किल से आप स्टैंड हो गए, साइड में लटकना पड़ता है आपको समिट। अब आप सोच सकते हैं। और वहां से कैसा दिखता है फिर? बहुत खूबसूरत। और अन्नपूर्णा को कहते हैं उसको फैलावट में सबसे बड़ा। यानी आप उस माउंटेन को ये कहा जाता है कि आप किसी जंग लड़ने जा रहे हैं। और जैसे मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद एक काफ़ी बड़ा कैजुअलिटी हुआ था, उसको ले जा रहे थे। अच्छा। एक और एक क्लाइंट थी, उनकी हालत ख़राब थी। शायद मेरे ख्याल से अगर हेली नहीं आती शायद वो मर गए होते। कहाँ के थे वो? शायद फॉरेन कंट्री के थे, कोई कंट्री का नाम मुझे नहीं पता। ठीक है। तो आए और हेली आया, उस टाइम मैं वहीं था। हेली आया, हेली ने उठाया और हेली ऐसे पॉइंट पे उसने अपने आप को रोका, मेरे ख्याल से छोटा सा भी अगर मिस्टेक, वो हेली ख़त्म। और उसके साथ ही हम थे, उसके शायद पंखे बुंखे शायद हमारे को काट देते हैं, ख़त्म, मतलब ख़त्म थे। और वो पायलट आउटस्टैंडिंग, क्या पायलट! ऑलमोस्ट 50 डिग्री एंगल में उसने अपनी जो हेलीकॉप्टर का जो मुंह होता है वो टच किया उसने। वो पूरा वीडियो मेरे पास है, वो पूरा शूट करा था मैं। पूरा जब उसने, और इतनी विंड चल रही है और उस टाइम समय था शायद 1 मिनट से भी कम बिठाने का, क्योंकि विंड हाई थी। और पहले ही कहा गया था कि जितनी जल्दी वो हेली वाला इमीडिएटली हमें नीचे जाना है, उस एल्टीट्यूड पे नहीं उठ सकता हूँ। और हिम्मत रखा उसने। मैं सीरियसली, नेपाल बहुत ही गजब काम कर रहा है नेपाल इस मामले में। रेस्क्यू, सल्यूट। बहुत डेयरिंग पर्सन है। बहुत ही डेयरिंग, बहुत खतरनाक। क्योंकि मैं बस वही देख रहा था कि छोटा सा मिस्टेक, क्योंकि उसके जो पंखे जो है ना वो बिल्कुल बर्फ से टच होने वाले थे। अगर आप मेरे वो वीडियो में देखोगे थोड़े से, हम सारे खत्म थे इनका। अरे जब उसके बाद मैं नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचने के बाद मुझे टीम ने स्वागत किया काफ़ी अच्छी तरह से। तो उसी रात को एक मैसेज, काफ़ी हमारे क्लाइमर्स, इंडियन क्लाइमर्स की प्रॉब्लम हो गई, कई क्रेवास में चले गए, तो हमारी टीम ने रेस्क्यू किया। तो हम भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, लेकिन कोशिश किया, चलो बहुत सही रहा। इस सीज़न का पहला समिटर हूँ 2023 का, प्रॉपर समिट करके बेस कैंप पहुँचने का। अच्छा। तो काफ़ी लोगों का रेस्क्यू हुआ। बहुत लोगों का रेस्क्यू हुआ। और उसी बीच मैंने एक काफ़ी करीबी दोस्त को खोया। कौन? नोएल है ना, उन्होंने ये भी कहा था कि हम सबमिट करके वापस आएंगे, और उसके बाद नीचे कहा कि उन्होंने कि हम पार्टी भी करेंगे। कैंप 4 के बाद जब वो ऊपर गए थे, तो मैं आपको सच बताऊं, वो शायद आखिरी मोमेंट था, मैं उस टेंट में उनके साथ मस्ती कर रहा था। वो वीडियो अभी भी है, वो मैं शायद अपने सोशल मीडिया पे नहीं लगा सका। इतना प्यारा एक्सपीरियंस। और उन्होंने मुझे अपने गारमेंट से पहली बार मैसेज ड्रॉप करने को कहा। पहली बार मैंने मैसेज ड्रॉप की थी उस एल्टीट्यूड पे, और मैं सबमिट करके आया खुशी से। और उन्होंने कहा ठीक है अमित, नीचे मिलते हैं, पार्टी करेंगे। जब वो मैं वापस आने का जब मैसेज मिला,
सुबह सुबह का वक्त था, 6-7 बजे। मेरी टीम में काफ़ी लोग इमोशनल हुए थे। मैं पूछा था क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यार भाई नॉयल हैना नहीं रहे। मैंने बोला क्यों मजाक कर रहे हो। कहाँ के थे? वो नॉर्वे के थे। नॉर्वे नॉयल हैना काफ़ी फेमस माउंटेनर्स। और उन्होंने पहली बार अपनी बॉडी पे मुझे, उन्होंने एक अपना डॉग था वो मर गया था, उसकी टैटू दिखाई थी मुझे। उसमें सारे रो रहे थे, सारे के सारे रो रहे थे, सारे रो रहे थे। मैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। मैं भाई नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। लेजेंड मैन यार, नहीं हो सकता। जब प्रॉपर वहाँ शर्पा दाई ने कहा कि यार सांसें नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है, वो ख़त्म है, अब नहीं है। मेरे ख्याल से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तक मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। हम ताश खेलते थे। मतलब मैं क्या बताऊं। सॉरी। इट्स ओके भाई, पानी लो, पानी लो। माउंटेनियरिंग मतलब आपको अपना समिट भी पूरा करना है और आपको पता चल रहा है रास्ते में। नहीं, इस बीच में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मेरी एक लास्ट बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन माउंटेन में भी क्लाइंब करना चाहता हूँ। तो मैंने एक मैसेज बनाया, वो मैं ज़रूर मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा। मैंने कहा कि देखो नॉयल है ना, इसके बाद आप इंडियन हिमालय क्लाइंब करने आओगे और इंडियन हिमालय को प्रमोट करने आओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 8,000 से तो खतरनाक नहीं होगा वो। तो थोड़ी हंसी मजाक होती रही। और वो एक ऐसा माउंटेन मैसेज था, शायद वो शायद आखिरी था मेरे लिए। उस टाइम उनके चेहरे में खुशी नहीं थी, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं थी चेहरे में। मैं उनको देख रहा था, अगर आप उस वीडियो में भी देखोगे, वो बिल्कुल बोलते ना चेहरा उतरा हुआ। और मैं उस समय मैं उसके बीच में सोया था। मतलब जाने से पहले उस टेंट कम थे, तो वो सिंगल टेंट में नॉइल्स है ना, मैं बीच में, और मेरे जो शेरपा वो मेरे साथ थे और मैं उनके साथ था। मतलब इतना अटैचमेंट हो गया था, बहुत 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 दुख लगा। और वो अपने बारे में मुझे बताते थे। उस टाइम में मुझे याद है कैंप 2 में उन्होंने बताया कि मुझे अपने मोबाइल में दिखाया, देखो मैं यहाँ से अपना रूम घर देख सकता हूँ, सिक्योरिटी दे सकता हूँ। यानी बहुत एडवांस, मतलब आप सोच सकते हैं फॉरेन एरिया में बहुत एडवांस में। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जिम है और ये मेरी वाइफ है जो करते, हम लोग क्लाइमर थे। तो शायद उस समय ना उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया। बोलते ना इंसान जाने से पहले ना सब कुछ बचा के जाता है, सब कुछ बता के। और समिट के दौरान हम दोनों ने साथ डिसाइड किया था कि हम साथ जाएंगे, साथ समिट करेंगे। लेकिन उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी थोड़ी। तो उस दिन उन्होंने कहा कि अमित आप जाइए, मैं कल मैं समिट करूँगा। क्योंकि माउंटेन में जितना ज़्यादा देर आप रहते हो ना, तो वो डेथ के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो हम जा रहे थे अन्नपूर्णा के लिए, तो अन्नपूर्णा का लास्ट रोड हेड था और वहाँ पर आखिरी एक होम स्टे टाइप का था, वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर एक बूढ़ी दादी थी। तो वहाँ पर मेरा कुछ अलग सा अनुभव था, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो ऑनर थे, उन्होंने कहा कि अभी तक ये दादी ने आज तक इतने सालों में किसी को से बात नहीं की। वो चुपचाप से, मुझे इतना याद है उन्होंने मुझे एक टोपी दी थी। अच्छा। उस समय मैंने उनको पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े नेपाली उसमें बोल रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये आपको देख के खुश हुए और वो आपके लिए ये पहनना ज़रूर। शायद मुझे लग रहा है कि गुड लक था वो, गुड लक था मेरे लिए। और मेरे लिए ऐसा था कि कोई आया था, शायद एक कहते हैं ना हमारे उसमें एक ग्रह चलते में हमारे उसमें साथ होता है। मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो गए भाई ये बात सुन के। इतनी बातें बताई आपने, मैं शायद उस लेवल तक नहीं जा पहुंचा ये। और सारे के सारे कंफ्यूज थे। जो मेरे शेरपा जो नेपाल के थे वो खुद शौक है। उन्होंने कहा कि दाई यार
आप में पता नहीं क्या देखा इन्होंने, और वो टोपी इतनी गर्म थी, उन्होंने बोला हाथ से बनाई थी वो। और वो बोल रहे थे कि वो शायद टोपी रखती थी, हमने सोचा नहीं, हमने सोचा कि हमारे पोते और बच्चों को देंगे थोड़ा सा, तो उसने आपको दे दिया। मैं सोच रहा था मुझे क्यों दिया, तो मैं उस टाइम, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे आइडिया तक नहीं थी कि चलो एक रिस्पेक्ट है, किसी ने मुझे दिया, मैं खुश था, चलो मैंने एक्सेप्ट की। और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा पैसे देता हूँ, उन्होंने मांगा ही नहीं, प्यार से हाथ मेरे पर रखा उन्होंने। वो भी वीडियो बनाई है, वो भी वीडियो बन रही थी। बाद में मुझे मेरी टीम ने वो बताया कि वो दादी अम्मा ने आपको कैसे टोपी दिया, और मैंने एक्सप्लेन किया कि वो इतनी मतलब, और वो बर्तन धो रही थी वहाँ पर। दादी से मिले फिर वापस आ गए? नहीं, दादी ने कहा था मुझे कि वापस आते से मैं मिल लेना, तो मैं वापस आते नहीं मिला। लेकिन जो वो टोपी का असर मैं आपको बताऊं, जब मैं बेस कैंप में था ना अन्नपूर्णा में, मैंने मतलब निकालने का ही दिन नहीं करा था, कपड़े चेंज करना था, लेकिन टोपी का मुझे लगा ही नहीं कि मैं टोपी पहना हूँ। मतलब लिटरली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सारे लोगों ने कहा यार एक ही ये मतलब टोपी बड़ी जच रही है आपको, मुझे भी टोपी तो एक बार पहनना है। मतलब मैं किसी को भी नहीं दे पा रहा था टोपी, मैंने नहीं देना, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही थी कि टोपी नहीं उतारना। और आप ही सोचो कि जो मेरे साथ थे वो नहीं रहे, क्या पता आज मैं आपके सामने नहीं होता अगर वो टोपी नहीं होती। तब मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया कि नहीं यार, हमारे जो बुज़ुर्ग है उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। राइट। अभी भी याद रखता हूँ, अभी भी संभाल के रखा है मैंने वो टोपी। हाँ। जी, अगर मुझे अभी फिर मौका मिला तो मैं उस दादी से ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा एक बार। क्या बात। कभी भी किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए मैं जब भी आता हूँ तो मैं हमेशा अपने कूल ईस्ट, मेरे किन्नौर में किन्नर कैलाश बड़े बड़े माउंटेन्स, और उनकी आशीर्वाद से मैं हर माउंटेन की शुरुआत करता हूँ। और हमारे गांव में एक देवी जी है, और जब भी मैं किसी भी माउंटेन से क्लाइंब करने से पहले स्पेशल मेरे डैड और मैं वहाँ पूजा करने जाते हैं, और मेरे डैड उस समय मेरे साथ होते थे। वाह, कौन सी देवी जी है? मिट्टी की देवी बोलते हैं, माटीऔंधा देवी बोलते हैं किन्नौर में। तो और हमारे कूल ईस्ट है श्री बद्री नारायण जी। अच्छा। और श्री विष्णु, श्री तपो नारायण जी। अच्छा। घर आने के बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो इसी टाइम में सडनली पंकज जी से भी बात हुई, पंकज चंदेल जी आए थे मेरे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया उन्होंने भी। और ईरान गए थे ना आप लोग? हाँ, ईरान। वो क्या किस्सा है? बता के गए हैं बाय द वे, मुझे वो किस्सा मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। तो सर वहाँ क्या हुआ कि जब हम गए माउंटेन्स, और वहाँ के माउंटेन ज्वालामुखी, अब आपको बताया कि ज्वालामुखी कैसी स्मेल होती है, और वो स्मेल में फ़र्स्ट टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा गंदा स्मेल था मेरे लिए। तो मैंने क्लाइंबिंग जब स्टार्ट की, जब हम वहाँ पर ईरान की माउंटेन फाउंडेशन में हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 4-5 दिन के बाद हम मिल के आएँ, आप क्लाइंब करके 4-5 दिन के बाद ही पहुँचेंगे। और जैसे ही हम गए और वहाँ से हमने शुरुआत की, और एक दिन रुके, अगले दिन उसी ही शाम को हमने सबमिट किया, और सबमिट में मेरी हालत ख़राब, बड़ी गंदी वाली मैं आपको बता। अमित जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। आपको बताया भी गया कि वल्केनो है वो जो माउंटेन है जी, बट स्टिल आपने बोला अरे यार देख तो लूँ है क्या, और आपने फिर वो जो दम उसको जो जैसे ही इनहेल किया उसको, तो उसके बाद शायद वोमिट हो गई। बहुत गंदा, मतलब वो जब मैं सूंघा तो उन्होंने कहा कि उसके दूर ही रहना। मेरे साथ मेरे और भी 2-3 और थे, क्लाइंबर्स थे, तो उन्होंने कहा कि इसको आपने सूंघना नहीं, बस इसके जितना दूर हो सके आप चलते रहो। और मैं सूंघता गया और थोड़ी देर बाद वो नशा जैसा हो गया। जब मैं टॉप पे पहुंचा, टॉप में मुझे ओके कोई बात नहीं, पूरा फुल एनर्जी के साथ जब मैं वापस आ रहा था 100-200 मीटर के बाद मेरी हालत ख़राब हुई। मैंने बोला यार भाई साहब, नॉट ए गामा लैंड ऑफ लामा, मतलब छोटे माउंटेन में ये वाली याद दिला दी। मैं बहुत स्मार्ट बन गया था। बोलते हैं ना कि बड़े माउंटेन तो चलो कर लिया, छोटे को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना बड़ों को रिस्पेक्ट देते हो आप। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, माउंटेन होता है। माउंटेन तो छोटे भी बड़े शरारती होते हो। और तो उन्होंने बता दिया,
हम भी हैं इस कि मैदान भैया में। आपने अन्नपूर्णा चढ़ा होगा, आपने कंचनजंगा किया होगा, आप गए होंगे माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट, लेकिन हम किसी से कम नहीं हम है। किसी से कम नहीं, लेकिन बहुत अलग अनुभव था वहाँ पर भी, बहुत अनुभव अच्छा। मैंने एक और सुना है, कुछ मुझे बताया उन्होंने कि जो वहाँ पे बाकी माउंटेनियर्स थे, उन्होंने कैंप में रात को जैसे उनको पता चला कि एवरेस्टर हैं हमारे बीच में, माउंट अन्नपूर्णा कंचनजंगा जा चढ़ चुके हैं, तो आपकी बड़ी खातिरदारी हुई थी। नहीं, बहुत। मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो क्लाइमर्स हैं, एवरेस्ट ठीक है, एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन उनको चाहिए था कि यार वर्ल्ड की बहुत खतरनाक माउंटेन कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, बहुत सारे लोग आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। ईरान में ईरान में बहुत प्यार, बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट। मैं बड़ा खुश हुआ था कि जैसे बोलते थे, यू आर क्लाइम कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, दुनिया की सबसे खतरनाक माउंटेन। अंदर से थोड़ी सी एटीट्यूड भी आ रही थी, लेकिन मेरा नहीं बेटा, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं, स्माइल से, कॉन्फिडेंस से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ईरान के लोगों को आपने हिमाचली टोपी भी पहना दी। जी सर, हमने पहली बार जो माउंटेन वहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ था हमारा, तो उस समय थोड़ा मैं डर गया था। अरब कंट्री के लोग पहाड़ी टोपी पता नहीं पहनेंगे कि नहीं, मैं थोड़ा डरा हुआ था। तो मैंने सर नहीं यार, तो पंकज जी से भी कहा चलो मैं पहनाता हूँ, मैं करते। तो उन्होंने बोला ठीक है आप पहनाओ, और मैंने पूरे टीम को पहनाया। और पहली बार हमने भारत के तिरंगे के साथ, उनके सारे हर कंट्री के साथ फ्रंट पे हिमाचली टोपी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया। क्या बात है। वो मेरे लिए प्राउड फील थी बहुत। उन्होंने कैसे क्या रिस्पॉन्स दिया उस पर? उन्होंने, वो बड़े शौक हुए थे। उन्होंने कहा कि यार इतना खूबसूरत गिफ्ट, और उन्होंने कहा कि ये हम संभाल के रहेंगे। क्या बात, फोटो भी देखी थी मैंने आपकी, वो सबने टोपी पहन रखी है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। अमित भाई एक बात बताइए, अभी आपके साथ एक और माउंटेनियर थी जिनकी अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ही डेथ हुई थी, सविता कंसवाल जी। लास्ट ईयर 2022 में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। राइट, वो जब उत्तरकाशी में एक एक्सपीडिशन लेके जा रहे थे, ट्रेनिंग लेके जा रहे थे बच्चों को। ट्रेनिंग 29 उसमें, हाँ 29 कैजुअलिटी हुई थी जी। आज ये जो पॉडकास्ट है ये शूट हो रहा है गाइस 8 जनवरी को, और टाइम बताऊं तो टाइम क्या हुआ भाई? अभी रात के 11 बज चुके हैं। बहुत आज की डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो ये सविता कंसवाल जी हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, इनको आज अवार्ड मिला है। अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए। और हम पहले से हम कोशिश कर रहे थे कि उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो 16 दिन में उन्होंने एवरेस्ट और मकालू किया था बड़ी कम समय में, और पहली महिला थी लोटसे क्लाइंब करने वाली। और मैं उसके साथ ट्रेनिंग भी कर चुका था, कोर्सेज भी कर चुके थे, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे, अल्पाइन विंटर कोर्स जैसे। और वो उस मतलब एज में, काफ़ी यंग एज की थी, बहुत टैलेंटेड। और मैंने बहुत ही मतलब अच्छी क्लाइंबर मैंने नहीं देखा बहुत। और जब मैं एवरेस्ट जा रहा था उस टाइम वो लोटसे जा रही थी, एंड जब मैं कंचनजंगा गया था तब वो एवरेस्ट और मकालू के लिए जा रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि देखो एक मिडिल क्लास से उभर के वो आ रही थी। और 29 जो लोग जो उत्तराखंड में कैजुअलिटी हुए थे, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था एज ए इंस्ट्रक्टर के लिए भी। हाँ जी, लेकिन कहते ना, मैं पता नहीं क्यों, शायद मैं कैंसर कर लिया, मैं नहीं जा पाया था। तो जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत फील हुआ लास्ट मोमेंट पे, बहुत ही, कि वो हमारे बीच नहीं रही थी, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट क्लाइंबर थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मुझे आते ही ये न्यूज़ बताई थी। आई थिंक आपको किसी का फ़ोन आया था कि उनको अवार्ड जी के लिए नॉमिनेट नहीं, आई गेस अब तो मिल चुका, मतलब नॉमिनेट है, अब कुछ दिन बाद मिलने वाला, उनकी फैमिली जा रही है, फाइनल हो गया है जी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे सविता कंसवाल जी के बारे में, मैंने एक और आपकी एक साथी क्लाइंबर हैं बलजीत, उनसे उनकी स्टोरीज पे, उनकी इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी बहुत ज़्यादा किस तरीके से शी वाज आल्सो प्रमोटिंग। एंड देन जब आपने बताया कि हमारे साथी एक होती थी और उनको आज वो मिला है, तो तब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे को उनके बारे में वहाँ से, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चला था, जिनका मैंने अभी नाम लिया।
तो आई थिंक जैसा कि आपने बताया और जैसा कि मैंने उनकी उस पर भी देखा था, वो डिजर्व करती थी। बिल्कुल, और वो डिजर्व करती थी। तेंजिन नोर्गे को अर्जुन अवार्ड के बराबर, ये हाँ, अर्जुन अवार्ड, यानी आप एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड कह सकते हैं। हाँ। जिसे स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड और एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड तेंजिन नोर्गे अवार्ड, अब ये दोनों इक्वल है। बहुत बढ़िया। ये जो आपने जो कैप पहन रखी है अभी, इनको इसको आपको आप ये जो इसमें आपने लगा रखा है, इसको आपको कहते हैं थर्ड लेग ऑफ माउंटेनियर। बिल्कुल। तो ये कैसे, किसने लगाया? ये है एक मुझे मिला था बेस्ट स्टूडेंट के उसमें, और कोर्स कंप्लीट के तौर पे। कहाँ पे? मुझे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में मिला था जी। उत्तरकाशी में? उत्तरकाशी में। वेरी नाइस। और बाकी ये क्या क्या है, मुझे प्लीज बताइए। बाकी मैं ये बताऊं, उसके बाद ये वाली, मैं पहला ऐसा माउंटेनर्स था 2021 में। आपने सुना होगा 2015 में अर्थक्वेक आई थी नेपाल में जी। उसके कारण एवरेस्ट की हाइट थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, ऊपर नीचे चली गई, यानी हाइट 86 में नहीं 8,848 होता था, 8,848.86। यानी मेरे से पहले बहुत सारे जो माउंटेनर्स है, हिमाचल हो या हिमाचल से बाहर, मेरे हिमाचल में, अभी सिर्फ मैं हिमाचल की बात करूं तो उस समय मैं पहला ऐसा सिविलियन पर्सन था जिसने 8,848.86 मीटर जो ये बैच है, किसी भी इंडियन को नहीं मिला। मुझे वहाँ के IFMG इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड ने मुझे सम्मानित किया बेस कैंप पे कंचनजंगा के। ओह, मैं लकीली था। और ये उसके साथ में साथ में ये सचिन रेस्क्यू का है स्टूडेंट बेस्ट, और उसके बाद ये मेजर रिटायर हो गए हुए, तो वो मेंबर थे IMF के। तो ये बैच ओनली जो प्रॉपर, एक होता है एप्लीकेटेड मेंबर, एक होता है परमानेंट मेंबर, उनको दिया जाता है IMF से। तो उन्होंने, जब मैं कंचनजंगा करके आया था, तो उन्होंने ये बैच अपने वहाँ से निकाल के मुझे दिया, सम्मानित किया। क्या बात है। और ये नीचे ये NIM की, जब मैं दिसंबर में ट्रेनिंग करा था, दिसंबर जनवरी में। वेरी नाइस। और ऊपर वाला जो हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल में, जिम में, तो वहाँ पर मुझे बेस्ट टेक्निकल का अवार्ड दिया गया था। अच्छा जी। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे अमित भाई? आज की हमारी यूथ है वो नशे के ऊपर बहुत हावी हो रही है यार। अगर आप नशे से दूर रहना है तो प्लीज़ आप अपने साथ एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, एक ऐसा गेम ज्वाइन कीजिए जहां आपको पूरा फ्रीडम मिले, पूरा मौका मिले। और एक एडवेंचर भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स के साथ एडवेंचर बहुत अच्छी तरह से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एडवेंचर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको पूरा लाइफ का लेसन सिखाती है। तो आप हमें फिर कहाँ ले जाने वाले हैं, क्या कह रहे थे आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर को ले जाऊँ बेस कैम्प, एवरेस्ट बेस कैम्प। भैया माफ़ करो, हमें हमसे ना हो पाएगा। अमित भाई, आपकी ना मासूमियत ना मतलब दिल को छू गई है। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। और आपकी टीम का मुझे तहे दिल से धन्यवाद, जो मुझे मौका दिया मेरे स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और शायद मैं खुश हूँ और अपने आप को लकी समझूंगा कि शायद कोई एक भी निकले। मैं तो चलो एवरेस्ट गया, मेरे से भी और अच्छा है, अच्छे एवरेस्टर निकले। और आने वाला 2024 में कोई और एक्सपीडिशन है मेरे। बस सभी जो मेरे देवी देवताएं हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, उन सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बस आप मुझे ब्लेसिंग कीजिए। अमित भाई, ऑल द बेस्ट। जुले हे चुक्षे, हे चुक्षे, हे चुक्षे। The Himachali Podcast.